भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की तरफ से जो एक लेटेस्ट इंटेलिजेंस एस्टीमेट भारत की सरकार को सौंपा गया है, उस इंटेलिजेंस एस्टीमेट में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर एक नई रणनीति जिसके ऊपर पाकिस्तान काम करने जा रहा है और एक ऐसा सिनेरियो जो पाकिस्तान कश्मीर में अपनाने जा रहा है, उसकी पेशकश की गई है। ये एक नया डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिला है जो भारत की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में एक खतरे की घंटी हो सकती है, और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के अंदर चल रहे कुछ हालातों को समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान ने 1970 के दशक में अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ने के समय एक संगठन को बनाने में काफ़ी सहयोग दिया था जिसका नाम था अल-कायदा। 1980s के डेकेड में जब अल-कायदा बना था तो अल-कायदा उस समय अमेरिका के बिहाफ पर काम करता हुआ सोवियत के खिलाफ एक जिहाद लड़ रहा था। लेकिन 1988 में जब सोवियत का जिहाद ख़त्म हुआ और अमेरिका उस समय अल-कायदा को डंप करके चला गया, उस समय अल-कायदा को ये बात समझ आई कि हमारा प्रयोग किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का कोई उद्देश्य अफ़गानिस्तान में इस्लाम लाने का नहीं था। इनफैक्ट अफ़गानिस्तान में उनका उद्देश्य सिर्फ सोवियत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, अपनी ही एक कूटनीतिक लेवल पर जीत प्राप्त करने का और उस समय चल रहे शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर को ख़त्म करने का था। 1988 के बाद 1996 तक अफ़गानिस्तान की जो एक प्रिकेरियस सी सिचुएशन थी उसका फ़ायदा उठाते हुए जब इवेंचुअली अफ़गानिस्तान में तालिबान आई तो 96 से 2001 उसी तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान में रहकर अल-कायदा ने अमेरिका के खिलाफ एक रणनीति तैयार करी। इस रणनीति के तहत अल-कायदा ने अपनी आइडियोलॉजिकल गोल को क्लियर रखा कि हमें एक फार एनिमी यानी कि अमेरिका, उसको सबसे पहले तोड़ना है। अल-कायदा का उद्देश्य ये था कि हमें इस तरीके से अमेरिका को टैकल करना है कि अमेरिका एक ऐसा रेजीम है विश्व तौर पर जो अन्य रेजीम्स का समर्थन करता है, जो उसके पिट्ठू बनकर इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। तो अल-कायदा ने कहा कि हमें उस एंड गोल को टारगेट करना है जो अमेरिका है, जो रूट कॉज है। इस कॉन्टेक्स्ट में अल-कायदा की आइडियोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि अल-कायदा ने एक फार एनिमी को, अमेरिका को आइडेंटिफाई किया। इस फार एनिमी को टारगेट करने के लिए 9/11 का भी जब हादसा हुआ, उस 9/11 के बाद अल-कायदा का ग्लोबल लेवल पर एक ट्रैक्शन बढ़ा। लेकिन ये ट्रैक्शन जब घटने लगा, और घटने का कारण था कि अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, 2003 में इराक को इन्वेड किया, और अफ़गानिस्तान से लेकर इराक के पूरे उस इलाके में जहां पर अल-कायदा छुपा बैठा था उसको धीरे धीरे डिसमेंटल करना चालू किया। तो 2005-06 तक अल-कायदा का पूरा हायरार्किकल कमांड टूट चुका था। इस कॉन्टेक्स्ट में अल-कायदा की एक ब्रांच अब इराक में अलग हो चुकी थी सेंट्रल कमांड से, अल-कायदा की एक ब्रांच सीरिया में उसके सेंट्रल कमांड से अलग हो चुकी थी। इस परिस्थिति के तहत अमेरिका के ग्राउंड लेवल ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ऑपरेशन से उसने अल-कायदा को डिसमेंटल भी किया और इवेंचुअली 2011-12 तक ओसामा बिन लादेन को निपटाकर अल-कायदा को एक बॉडी ब्लो दिया, जिसके तहत पूरी की पूरी अल-कायदा की हायरार्किकल बॉडी ख़त्म हो गई। 2012 में जब ये परिस्थिति पैदा हुई कि अल-कायदा अपने पैरों पे खड़े होने की दोबारा से कोशिश कर रहा था, उस दौरान एक नए संगठन का गठन हुआ और ये नया संगठन था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसको हम आईसिस के नाम से जानते हैं। आईसिस एक ऐसा संगठन था जो बना था फॉर्मर अल-कायदा के ऑपरेटिव्स के थ्रू, और आईसिस को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो अल-कायदा का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वो अचीव नहीं हो पाया, तो क्यों ना उस ऑब्जेक्टिव को बदल कर एक नए ऑब्जेक्टिव के तहत काम किया जाए। अल-कायदा के बीच ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद आयमन अल-जवारी के कमांड में जब अल-कायदा आई और आईसिस का जो कमांडर था अबू बकर अल-बगदादी, उसके बीच में एक प्रकार की झड़प हुई। झड़प ये थी कि आयमन अल-जवारी जो अल-कायदा का लीडर था ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद, उसने ये बात बोली कि हर हालात में अल-कायदा अपने फार एनिमी यानी कि खास करके अमेरिका को ही टारगेट करेगा, वेस्टर्न शक्तियों को ही टारगेट करेगा।
लेकिन इसी दौरान अबू बकर अल बगदादी ने बोला कि 2001 से तो वो चीज़ हम कर नहीं पाए, ऑलमोस्ट 13 साल हो रहे हैं, हमें गोल बदलने की आवश्यकता है। और गोल के तहत हमें 2 चीज़ें करनी हैं। हमें सबसे पहले नियर एनिमी यानी कि अमेरिका के द्वारा उन पिट्ठू रेजिम्स को पकड़ के पहले तो तोड़ना है, और उनको तोड़ने के बाद उन इलाकों में कैलिफेट इस्टेब्लिश करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ ये तय हो गई कि अबू बकर अल बगदादी जो आइसिस का था, जो आइसिस को कमान देने वाला था, और आयमन अल जवारी जो ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा को कमान दे चुका था, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस का खमियाजा 2014 में ये हुआ कि अबू बकर अल बगदादी ने अपना संगठन अलकायदा से तोड़कर आइसिस को इस्टेब्लिश किया। आइसिस इस्टेब्लिश होने के बाद 2015 में आइसिस ने अपना सबसे पहला एक लोकलाइज्ड वर्जन निकाला और बोला कि हम इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे सबसे पहले खुरासन प्रोविंस में। ऐतिहासिक तौर पर खुरासन कोई प्रोविंस था नहीं, पर एक ऐसा विजुअलाइजेशन था इस्लामिक वर्ल्ड में जिसमें मॉडर्न डे के अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया के रीजन्स आते थे, कि उन्होंने सोचा कि इस सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान के रीजन में हम अपना एक पहला कैलिफेट प्रोविंस बनाएंगे। और ये प्रोविंस जो है इराक सीरिया से होता हुआ अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया तक की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेगा। आइसिस का उद्देश्य उस समय जब खुरासन प्रोविंस बनाने का हुआ तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ISKP नाम का संगठन माइक्रो लेवल पर काम करने के लिए उतरा। ISKP जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस आया, ISKP का जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो थी मैन पावर की, क्योंकि अलकायदा के सेल्स और अलकायदा के लोग उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। तो अलकायदा क्योंकि जुड़ना नहीं चाहता था और इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ISKP को लोग चाहिए थे, तो ISKP ने सबसे पहले पश्तूनों को पकड़ा और पाकिस्तानी और अफ़गान पश्तूनों को एकजुट करके, जो ऑलरेडी तहरीक तालिबान पाकिस्तान तालिबान से जुड़े हुए थे, उनको एकजुट कर सबसे पहले तो भरने की कोशिश करी। दूसरा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया में एक ग्रुप बना हुआ था, उस तंजीम के लोगों को इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ने ल्योर करके जोड़ने की कोशिश करी। 2016-17 तक ये कहना गलत नहीं होगा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ISKP जो आइसिस का ही एक वेरिएंट था, उसमें इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ साथ अफ़गानी और पाकिस्तानी पश्तून एकजुट होकर जुड़ चुके थे। यहाँ पर पाकिस्तान तालिबान के लोग उस समय जुड़ चुके थे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के साथ। लेकिन 2017, 18, 19, 20 तक अमेरिका की तरफ से जो चलाए गए ऑपरेशंस थे, उन ऑपरेशंस के तहत जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसकी सब ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस को टारगेट किया गया। 2019-20 तक अमेरिका के ऑपरेशंस के तहत जब अबू बकर अल बगदादी को भी मार गिराया गया, तो उस समय इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आइसिस, उसका सब ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, और सबसे बड़ी बात उसके साथ एसोसिएटेड तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, और साथ ही में इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के जितने भी लोग थे वो निराश हो गए। उन लोगों को निराशा इस बात की थी कि हम बड़े आस से इस ISKP के साथ जुड़े थे कि खुरासन प्रोविंस में एक कैलिफेट आएगा, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। लेकिन 2015 से जब से इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस बना था, तब से लेकर 2020 तक, जब तक अबू बकर अल बगदादी नहीं मरा, तब तक अबू बकर अल बगदादी के मरने तक इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ISKP ने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ 6 सालों में अचीव की थी। उसने जितने भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के जो लोग थे, उन सभी के मन में एक जहर भर दिया था कि हमारे सारे एनिमी इस्लाम के वो लोग हैं जो ग्लोबल लेवल पर इस्लाम को एकजुट होने के लिए रोकते हैं। क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस का जो उद्देश्य था वो था इस्लाम को लेकर एक कैलिफेट बनाना। एक कैलिफेट बनाने के लिए चाहिए थी टेरिटरी, और टेरिटरी में चाहिए थे वो सारे लोग जो उमा का हिस्सा होंगे। और उमा यानी कि एक ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, जो उमा एक शब्द है, इसको याद रखिएगा, इसका मतलब होता है एक ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी। इसको रोकने के लिए जितने भी लोग आज मुसलमान भी क्यों ना हो, वो इस्लाम के एनिमी हैं। ये फ़र्क इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलकायदा कभी इस चीज़ पे एम्फसाइज़ नहीं करती थी। अलकायदा कहती थी कि अगर कोई मुसलमान आज
हमारे किसी गोल को अपोज कर रहा है तो उसको समझाने की आवश्यकता है कि आप हमारे गोल से जुड़िए। लेकिन आईसिस और आईएसकेपी, उसका जो सब वेरिएंट था, उनका उद्देश्य बहुत अलग था और उनकी आइडियोलॉजी थी कि अगर ग्लोबल उम्मा को कोई अपोज कर रहा है और उसमें चाहे कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, उसको भी मारने की आवश्यकता है। तो ये जो जहर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों के मन में और ये जो जहर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के टेररिस्ट्स के मन में आईएसकेपी ने भरा, इसके तहत आईसिस आईएसकेपी चाहे 2020 अबू बकर अल बगदादी के मरने तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन ये जहर उनके खून में बस चुका था। अब यहाँ पर आता है मेन मुद्दा। पाकिस्तान बड़े लंबे समय से बलूचिस्तान के प्रोविंस को लेकर बड़ा परेशान है। बलूचिस्तान को उसने सबसे पहले इल्लीगल तरीके से फोर्सेबली ऑक्यूपाई किया था। इल्लीगली ऑक्यूपाई करके अपनी हुकूमत उसने उस इलाके में इल्लीगली चला रखी है। इल्लीगली उस एरिया को जब से वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तब से वो वहाँ के रिसोर्सेज को हाईजैक करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा रिसोर्स रिच प्रोविंस है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये बलूचिस्तान ही एक ऐसा प्रोविंस है जो अपने आप को पाकिस्तान से कभी एसोसिएट ही नहीं करता। बलूची लोग ट्राइबल लोग हैं। बलूची लोग कहते हैं हम बलूची पहले हैं, पाकिस्तानी बाद में हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इन दोनों के मुताबिक ये इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि ग्लोबल उम्मा में आप मुसलमान पहले हैं, बलूची बाद में हैं, ट्राइबल बाद में हैं, पाकिस्तानी बाद में हैं। इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये चीज़ क्लियर हुई, इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया। 2020 तक जब अबू बकर अल बगदादी मर चुका था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया डिक्लाइन पर था, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के जो लोग एसोसिएटेड थे उससे, वो लोकल क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे थे। इस दौरान पिछले कुछ महीनों में आईएसआई जो पाकिस्तान की है, उसने एक नई रणनीति अपनाई है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मुताबिक पाकिस्तान ने इस इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के इन लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो रीच आउट इनको इसलिए कर रहा है ताकि वो इनका प्रयोग बलूची लोगों के खिलाफ कर पाए और बलूचिस्तान में चल रही इंसर्जेंसी को रोके। क्योंकि आज आईएसआई पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के लोगों को ये कह रही है कि यदि आपका गोल अगर आज इस्लाम के अंदर हो रहे इन इनोवेशंस जिसके तहत उम्मा को बनने में एक रुकावट है, अगर उसके केस में आपको ये चीज़ विजिबल दिख रही है, तो आप टारगेट कीजिए इन बलूची लोगों को जो अपने आप को बलूची पहले कहते हैं और पाकिस्तानी बाद में कहते हैं। अब ये चीज़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान बड़े लंबे समय से इन बलूची लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की रणनीति बलूची लोगों को लेकर 2 पॉइंट नीति थी। पहले लेवल पर पाकिस्तान ने 1950 से लेकर लगभग 1980 तक 30 साल तक, 3 दशकों तक पाकिस्तान ने बलूची लोगों को काउंटर वायलेंस के तहत रोकने की और ज़बरदस्ती उनको पकड़ के रखने की कोशिश करी। लेकिन क्योंकि वो ज़बरदस्ती पकड़ कर नहीं रह पाए, ज़बरदस्ती आप किसी भी पॉपुलेशन को फोर्सेबली ऑक्यूपाई करके नहीं रख पाए, तो उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस आता रहा और पाकिस्तान काउंटर रेजिस्टेंस करता रहा। इसका कोई अंत नहीं निकला। लेकिन 1980 के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान ने बलूची लोगों को लेकर अपनी रणनीति बदल दी। 1990 के दशक में पाकिस्तान ने एक बनाए हुए संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रयोग किया। अब आपको यहाँ पर यह चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण समझनी है कि लश्कर-ए-तैयबा एक आर्म्ड विंग है एक बड़ी संस्था का, जिसका नाम है मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद। मरकाज़-उद-दावा जो है वो एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इस मरकाज़-उद-दावा का एक आर्म्ड विंग लश्कर-ए-तैयबा है। मरकाज़-उद-दावा 1985 में बनी थी, उसका आर्म्ड विंग लश्कर-ए-तैयबा 1989 में बना था। लश्कर-ए-तैयबा आर्म्ड विंग होने के नाते मरकाज़ का एजेंडा 1989 से कश्मीर में चला रहा था। लश्कर-ए-तैयबा कश्मीर में 1989 से जिहाद कर रहा था। लेकिन इस मरकाज़-उद-दावा के अंदर और भी बहुत चीज़ें हैं। मरकाज़-उद-दावा में सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा एक आर्म्ड विंग नहीं है। आज इस मरकाज़ के तहत
इस मरकाज़ ने पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट चला रखा है जिसका नाम है दावा। दावा का मतलब होता है प्रीचिंग। दावा करने के लिए, प्रीच करने के लिए, अपने मैसेज को, अपने इस रेडिकल एजेंडा को लोगों तक ले जाने के लिए मरकाज़ ने आज पाकिस्तान के अंदर स्कूल और कॉलेजेस खोल रखे हैं। इन स्कूल और कॉलेजेस के तहत मरकाज़ की पूरी एजुकेशन फिलॉसफी बच्चों को सिखाई जाती है। वहीं से बच्चों का एक इन्फ्लो लश्कर तैयबा की ओर आता है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन लेवल पर दावा नहीं किया जाता। आज इस मरकाज़ ने और भी बहुत काम किए हैं। इन्होंने कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए हैं, जिसमें से एक है फाला इंसानियत फाउंडेशन। पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई आपदा जब आती है, किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो फाला इंसानियत फाउंडेशन के लोग ऐसे काम करते हैं जैसे वो स्टेट का ही, पाकिस्तान स्टेट का ही एक एक्सटेंशन आर्म है जो लोगों को राहत दे रहा है। और फाला इंसानियत फाउंडेशन आज मरकाज़ उद दावा से जुड़ा है। फाला इंसानियत फाउंडेशन उसी मरकाज़ उद दावा के साथ जुड़ा है जिसका आर्म्ड विंग लश्कर तैयबा है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि लश्कर तैयबा की इमेज पाकिस्तान के अंदर एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत की इमेज पाकिस्तान ने बनाई है, पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने बनाई है। इसी चैरिटेबल ट्रस्ट, इस NGO बेस्ड अप्रोच के तहत पाकिस्तान ने एक और संगठन बनाया था जिसका नाम है तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल। तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल मरकाज़ उद दावा से जुड़ी है। तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल मरकाज़ उद दावा का एजेंडा बलूचिस्तान में चला रही है। तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल मरकाज़ के बिहाफ पर बलूची लोगों को 1990 से कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि आप बलूची नहीं, आप पाकिस्तानी हैं। और तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल ने जिस प्रकार की एंट्री बलूचिस्तान में कर रखी है, बलूच घर घर में वो घुस रखी है, वहाँ पर जाकर उसने ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि आप पाकिस्तान से जुड़िए, आपको अपना एक इंडिपेंडेंट एथनिक नेशनैलिटी की लड़ाई नहीं लड़नी है। इस कॉन्टेक्स्ट में गेम को समझिए। मरकाज़ उद दावा, जिसको पाकिस्तान की ISI समर्थन करती है, जिसकी एक संगठन फाला इंसानियत फाउंडेशन है, जिसका आर्म्ड विंग लश्कर तैयबा है, जिसके तहत तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल है, इन सब का प्रयोग पाकिस्तान की ISI करती है। पाकिस्तान की ISI ने तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल का प्रयोग करके बलूच लोगों को पिछले 30-40 साल से कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए, लेकिन तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल कामयाब नहीं हो पाई है। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जो लेटेस्ट इंटेलिजेंस एस्टीमेट है वो ये बताती है कि पाकिस्तान ने जो नई रणनीति अपनाई है वो ये है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के वो लोग जो 2020 से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि अब हम क्या करें, हमें कुछ एजेंडा नहीं मिल रहा, और यहाँ पर लश्कर तैयबा जो कि मरकाज़ का एक आर्म्ड विंग है, इन दोनों को अब जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की ISI ने हाल ही में पिछले 2 हफ्तों में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस और लश्कर तैयबा को एकजुट करके, उनको इकट्ठा करके बलूचिस्तान की टेरिटरी में भेजना चालू करा है। उनको बोला है कि अब आप बलूचिस्तान जाइए। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस बलूचिस्तान में जाकर बलूची लोगों को आउटराइट मारेगी, क्योंकि उसको ये पता है कि बलूची लोग उमा के ग्लोबल प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। उमा के ग्लोबल प्रोजेक्ट में एक ही चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को पहले मुसलमान कहेगा, अपनी एथनिसिटी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा। बलूची लोग कहते हैं हम पहले ट्राइबल हैं, फिर हम बलूची हैं, फिर हम सोचेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं या नहीं। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के मुताबिक ये पाकिस्तान के नहीं, बल्कि ये पूरे ग्लोबल उमा के, ये इस्लाम के एनिमी हैं। तो ISI पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस को ये मैसेज दे रही है कि आप बलूची लोगों को टारगेट कीजिए, समर्थन हम देंगे, क्योंकि ये इस्लाम के एनिमी हैं। और क्योंकि उसने यहाँ पर तहरीक-ए-हुर्मत-ए-रसूल का प्रयोग करके कन्विंस करने में पाकिस्तान की ISI नाकाम रही है पिछले 4 दशकों से, तो अब वो लश्कर तैयबा को यहाँ पर भेज रही है, जिसके पास ग्राउंड लेवल के सारे एसेट्स की अवेलेबिलिटी है, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के साथ मिलकर इस एरिया में अपने फाइटिंग स्किल को दोबारा से रिवाइव करेगी। और अब लश्कर तैयबा पाकिस्तान की ISI के बिहाफ पे बलूची लोगों को टारगेट करेगी।
यदि वो बलूची लोगों को टारगेट करेगी, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस भी बलूची लोगों को टारगेट करेगी, तो आईएसआई का गोल कि वो बलूचिस्तान के अंदर एक हो रही पूरी की पूरी लड़ाई को नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू मैनेज करवा ले, वो वहाँ पर उसने उस चीज़ को डेलीगेट कर दिया। और क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ISKP जो है वो आइसिस से जुड़ी हुई थी, और आइसिस क्योंकि कैलिफेट बनाना चाहती थी, आइसिस कैलिफेट बनाने के चक्कर में इराक और सीरिया के टाउन्स को कैप्चर कर चुकी थी, तो आज पाकिस्तान की ISI के बिहाफ पर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस यदि मान लीजिए बलूचिस्तान के टेरिटरीज को कैप्चर करती है, तो वो टेरिटरीज को कैप्चर करके बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को कैप्चर करती है, और वो रिसोर्सेज को कैप्चर करती है तो वो रिसोर्सेज कैप्चर करके अमेरिका को देती है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट इस समय है बलूचिस्तान में आने का। तो बलूचिस्तान में अमेरिका कैसे आएगा जब बलूचिस्तान में इतनी इंसर्जेंसी है? तो ये पाकिस्तान का नया मॉडल समझिए कि बलूचिस्तान में अमेरिका को लाने के लिए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस का प्रयोग कीजिए जो टेरिटोरियल लेवल पर गेम खेलेगा, लश्कर तैयबा का प्रयोग कीजिए जो तहरीक हरमत रसूल का प्रयोग करके ऑलरेडी एंट्री कई दशकों से पा चुका है, जो ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशंस करेगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लश्कर तैयबा की वॉर फाइटिंग एबिलिटी इस तरीके से डेवलप होगी कि लश्कर तैयबा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के साथ मिलकर बलूचिस्तान में किस तरीके से बलूचिस्तान के लैंड पॉकेट्स को बलूची जो लोग हैं, जो भी वहाँ पर जितने भी रिबल्स हैं, उनसे लिबरेट कराएगा। यदि अगर वो लिबरेट करा देता है तो बलूची टेरिटरी जो लिबरेट होगी, जिसका कब्जा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस करेगी, वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस इवेंचुअली टेरिटरी को कैप्चर करके ISI को देगी, क्योंकि ISI उस टेरिटरी को पाकिस्तान की लिबरेट नहीं करा पा रही थी, और वो लिबरेट होने के बाद टेरिटरी अमेरिका के पास जाएगी। तो अब आप इस गेम को समझिए कि जब लश्कर तैयबा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस के साथ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये टेरिटोरियल एक्विजिशन का नया गेम सीखेगी, तो कल को यही रणनीति भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की माने तो आज भारत के लिए खतरा है, क्योंकि ये लश्कर तैयबा कल को जब कश्मीर आएगी तो कहीं कश्मीर में आकर वो टेरिटोरियल पॉकेट्स को कैप्चर करने की रणनीति अगर उसने अपनाई तो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन क्योंकि आज बलूचिस्तान के इस इलाके में अगर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस या लश्कर तैयबा का प्रयोग करके पाकिस्तान ये गतिविधि को अंजाम देना चाहती है, तो बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग अफगानी और पाकिस्तानी पश्तून हैं, और पश्तून अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की भारत की विजिट, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का पश्तून आइडेंटिटी का दोहराना, और भारत की स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो अब बन रही है अफगानिस्तान में इस कॉन्टेक्स्ट में, इससे अब आपको गेम क्लियर हो जानी चाहिए कि आने वाले समय में भारत कतई ही ये चीज़ होने इतने आसानी से नहीं देगी वहाँ पर कि बलूचिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस और लश्कर तैयबा अपना खेल खेल कर वो प्रोविंस पूरा का पूरा अमेरिका को हैंड ओवर कर दें। तो अमेरिका की ये बढ़ती गतिविधियाँ, और ख़ास करके सबसे महत्वपूर्ण आसिम मुनीर का हाल ही में 2 हफ्ते पहले ऑल द वे अमेरिका जाना, वहाँ जाकर कुछ नकली पत्थर उसको दिखाना ट्रंप को, और ट्रंप जैसा निकम्मा जो वो नकली पत्थर देख के, जैसे आज हमारे प्रसिद्ध शहरों की मार्केटों में नहीं पड़े होते पत्थर, आपने देखे कि जहाँ पर वो दुकानदार पत्थर लेके बैठे होते हैं, सर ये लापीस लजूली है, घर में बैठ के वो रात को पत्थर पे बॉल पेन और जेल पेन की इंक मिलाकर उसको नीला करके चीनी वाले पत्थर बेचते हैं। वो उस प्रकार से वो पत्थर आसिम मुनीर ने ट्रंप को दिखाया, और ट्रंप एकदम लालची हो गया। पर ये खेल बहुत गहरा है, और ये खेल लश्कर तैयबा प्लस इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस इन बलूचिस्तान एंड इट्स रेप्लिका टू कश्मीर, आई बिलीव ये वीडियो के बाद ये डीप इंसाइट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ खेल चल क्या रहा है। धन्यवाद।